मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, हम आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय संचालित एमए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल प्राचीन काव्य के परिचय हमने पहले भाग में अध्ययन किया था। आज हम प्राचीन काव्य के परिचय के साथ साथ इनकी प्रवृत्तियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि यह प्राचीन काल में वास्तव में कैसे किस प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ प्रचलित थी। तो आइए देखते हैं प्राचीन काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। तो देखते हैं हम लोग साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। इस काल में जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ रही उनका अच्छा परिचय अपभ्रंश की रचनाओं में मिलता है। भावधारा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण धारा का सिद्धों की रचनाओं में दर्शन होता है। सिद्धों की रचनाओं में दोहों में पश्चिमी अपभ्रंश का और पदों में पूर्वी अपभ्रंश का रूप मिलता है। दोहों में वज्रयान या सिद्धों के अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के गुण तत्वों के प्रतिपादन के अतिरिक्त सरल साधारण उपदेश भी मिलते हैं। ये उपदेश संप्रदाय के बाहर मान्य जन के लिए है। सरहप्पा, कढ़प्पा आदि बौद्धों की रचनाओं इसी तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ठीक इसी प्रकार की धारणा है जैन मुनियों, योगेंदु मुनि, राम सिंह की पाहुड़ दोहा आदि की कृतियों में भी मिलती है। और इस धारा का परिचय देने वाले दोहे छंद ग्रंथों, अलंकार ग्रंथों में भी बिखरे मिल जाते हैं। अपभ्रंश का और आदिकाल हिंदी का दोहा अत्यधिक प्रसिद्ध छंद है। धर्मोपदेश आदि के अतिरिक्त सुभाषित, श्रृंगार, चेतावनी आदि अन्य कई प्रकार के विषयों के लिए दोहों का प्रयोग अपभ्रंश में हुआ है। हेमचंद्र के व्याकरण में, पुरातन प्रबंध संग्रह के प्रबंधों में और सरस्वती कंठाभरण जैसे कृतियों में उद्भूत दोहों में अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं। एक और विप्रलभ श्रृंगार के ऊहात्मक और संवेदनात्मक चित्र इन दोहों में मिलते हैं, तो दूसरी ओर निर्वेद वैराग्य भावना से पूर्ण चित्र प्रबंध चिंतामणि जैसे कृतियों में उपलब्ध हैं। यथा एहु शंभु नुगण गिण भर श्रेणी लघु न पंगु तिरक्वा तुरिय न माड़िया गौरी गली न लग्गु। एक बार पुनः सुन लीजिए। एहु जम्भु नुगहु गिड भण सिरी लग्गु न भग्गु तिरकुर्वाम तुरियम न माड़िया गौरी गली न लग्गु। मुक्तक पदों की धारा से भिन्न अपभ्रंश की वृत्तियों में कथा साहित्य मिलता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य अनेक चरित काव्य मिलते हैं। इन कृतियों में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्ति के चरित्र का वर्णन मिलता है। ऐसे चरित कथनों के लिए प्रायः कण्वक शैली का प्रयोग हुआ है। लेकिन विद्यापति की कीर्तिलता और चंद का पृथ्वीराज रासो इनसे कुछ भिन्न, किंतु बहुत कुछ ऐसे चरित काव्यों के समान शैली में लिखी गई रचनाएं भी उपलब्ध होती है। जबकि सुंदर चरेयू जैसी अपभ्रंश की रचनाएं इसी चरित काव्य परंपरा को ही आगे बढ़ाती सी लगती है। प्राचीन कथा ग्रंथों के समान भृंगु सुकी के संवादों की परंपरा भी इस ग्रंथों में मिलती है।
इस काल में रासक या रासो ग्रंथों के दो रूप प्राप्त होते हैं। एक संदेश रासक जैसे विविध छंदों वाला साहित्यिक रूप और दूसरा लघु रासो कृतियों वाला रूप। इस काल की एक अन्य साहित्यिक धारा भी रासक ग्रंथों की मिलती है। लघु रासो कृतियों में किसी व्यक्ति, तीर्थ अथवा व्रत की कथा मिलती है, कहीं शीर्षक रागों में दिए गए मिलते हैं। इस संदर्भ में अपभ्रंश की उपदेश रसायन रास और हिंदी की नरपतनाल की विसल देवरासों जैसी कृतियाँ देखी जा सकती है। लेकिन पृथ्वीराज रासो जैसी कृतियाँ संदेश रासक वाली परंपरा के अंतर्गत ही आती है। एक प्रवृत्ति यह भी देखने को मिलती है कि उक्त सभी कृतियाँ प्रायः पद्यबद्ध है। संस्कृत और प्राकृत में तो गद्य रूप उपलब्ध होते हैं, लेकिन अपभ्रंश और हिंदी में नहीं। हाँ, युक्ति, व्यक्ति, प्रकरण और मैथिलकृत, लेकिन अपभ्रंश और हिंदी में नहीं। हाँ, मैथिलीकृत वर्ण रत्नाकर इनके अपवाद अवश्य हैं। दोहा इस काल का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद रहा है। दोहा और चौपाई के सम्मिलित रूप चरित काव्यों की कण्वक शैली में मिलता है। अपभ्रंश से निःसृत इस कण्वक शैली का बुद्ध बौद्धों की रचनाओं में तो मिलता ही है। आगे भी हिंदी रचनाएं भी इसे स्वीकार करती सी लगती है, जैसे चरित काव्यों में। पद्धड़िया और धत्ता का प्रयोग हुआ है। आगे चलकर हिंदी धत्ता का स्थान दोहा ले लेता है और प्राकृत पैंगलम के, छप्पय के, रड्डा आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। हिंदी में भी तत्कालीन और बाद के काव्य में उपयुक्त सभी छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। पूर्ण रूपेण विचारोपरांत हम पाते हैं कि सिद्धोनाथों के साहित्य की मूल प्रवृत्तियां हैं रहस्यवाद, हठयोग, अंतःसाधना पर जोर, वाम मार्ग का अवलंबन और पंचमकारों, माणिक है, मंदिरा है, मच्छ है, मांस है, मैथुन है, इनका आबाद सेवन, शास्त्रहीन और आडंबरों व कर्मकांडों का विरोध, लोकाभिमुखता, दलितों, शूद्रों के प्रति सहज भाव एवं हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव पर बल। दूसरी ओर जैन साहित्य की मूल प्रवृत्तियों के रूप में सैद्धांतिक विवेचन, कथा, तत्व एवं चरित काव्य के माध्यम से सिद्धांत निरूपण, ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र सुरक्षित हैं का नाम लिया जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि इस काल में लौकिक रस की अभिव्यक्ति भी अब्दुल रहमान के संदेश रासक और विद्यापति की पदावली के रूप में उपलब्ध होती है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि आदिकालीन विविध रचना प्रवृत्तियाँ ही वे नींव के पत्थर हैं जिन पर हिंदी साहित्य का भव्य और चित्ताकर्षक भवन खड़ा हुआ है। प्राचीन काव्य के प्रतिनिधि कवियों के रूप में चंद्रवरदाई, विद्यापति आदि का अवदान निर्विवाद और अविस्मरणीय है। तो मित्रों, यह था प्राचीन काव्य की परिचय के साथ साथ उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, जहाँ पर मांस है, मंदिरा है, आडंबर है, दलित है, शूद्र है, उनका विरोध के साथ साथ ही सहज भाव के साथ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर प्रकाश डालते हुए रचनाएं किया गया है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए और सभी विशद अध्ययन करते हुए आगे
बढ़ते रहिए। पुनः आपको एक बार फिर से धन्यवाद।